हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। जैसा आपको पता है, मैंने एक सीरीज शुरू की हुई है जिसमें मैं आपको सर्विस रूल करवा रहा हूँ। तो मैंने जनरल रूल कंप्लीट करवा दिया। अगर आपने नहीं देखी तो आई वीडियो आई बटन मिल जाएगी। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी पूरी करवा चुका हूँ। और कुछ कुछ अलाउंस के, पेंशन के, टेक्निकल डिजाइन, ये सब मिसलेनियस चल ही रहा है। लेकिन उसी सीरीज में लीव रूल चला हुआ है और रूल नंबर 54 तक करवा चुका हूँ। आज है रूल नंबर 55। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो सारी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में या मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पे मिल जाएगा, आप देख लेना। एक बात और ध्यान देना, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो मेरे साथ इस चैनल के ऊपर जुड़ जाओ। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है जहाँ पे 20,000 कर्मचारी से ज़्यादा जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ जाना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और आपको जानकारी मिलेगी वहाँ पे। देखो, रूल नंबर 55। रूल नंबर 55 कहता है जी, अध्ययन अवकाश पाठ्यक्रम से अधिक अध्ययन अवकाश का विनियम। मतलब जो आपका पाठ्यक्रम था अध्ययन का, उससे अगर अधिक आपका अध्ययन अवकाश चलता है तो फिर कैसे करोगे आप उसको, उस गैप को कैसे भरोगे, बात मेन ये है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी स्टडी उसके लिए टूर के लिए जाता है, तो जो उसकी स्वीकृत जो स्टडी लीव है, जो जितनी उसकी स्टडी लीव वो शुरू में एक तरीके से स्वीकृत की गई थी, अगर वो कम पड़ जाती है, यानी कि उसका पाठ्यक्रम खत्म ही नहीं होता, तो वह अध्ययन पाठ्यक्रम के समय पर ड्यूटी पुनः ग्रहण करेगा। लेकिन उससे पूर्व उसको अपने कंपिटेंट अथॉरिटी से उस अवधि को किसी दूसरी किस्म के अवकाश में समझने के लिए एक वो करनी पड़ेगी, रिक्वेस्ट। अगर वो नहीं करता है तो जब तक उसकी वो चीज़ काउंट नहीं होगी, जब तक वो उसके लिए आवेदन पूर्व सहमति नहीं देता है। ये मेन बात है। अगर आपका स्टडी लीव कम पड़ता है तो की बात है, ठीक है। आगे आपको दूसरी किस्म के कोई अवकाश जोड़ने पड़ेंगे। रूल नंबर 56। रूल नंबर 56 है अध्ययन अवकाश के दौरान अवकाश वेतन। मतलब जो स्टडी लीव होती है तो आपको कितना वेतन मिलता है, कितनी सैलरी मिलेगी, मेन बात कई बार ये भी आती है आपके सामने। तो इसमें देखो साफ साफ बताया, इसका क्लोज 1 क्या कहता है कि स्टडी लीव के दौरान, अवकाश के दौरान, सरकारी कर्मचारी, छात्रवृत्ति, वजीफा या परिश्रमिक यदि कोई भी हो कि अर्धवेतन, अतिरिक्त अर्धवेतन अवकाश के दौरान अनुदेय राशि के बराबर अनुदेय, नीचे क्या लिखा है देखते रहो, अवकाश वेतन प्राप्त करेगा। मतलब कि जो उसका, जो उसकी सैलरी थी उसको आधा वेतन, और अगर इस तरह का कोई भी है, आपको कोई वजीफा, किसी को स्कॉलरशिप वगैरह कुछ और भी अगर है, तो उसके अतिरिक्त वो चीज़ रहेगी। ऐसा नहीं कि मान लो अगर किसी को एग्जाम्पल के लिए किसी की सैलरी 40,000 है, ठीक है, ध्यान देना, समझना एक बात को, एग्जाम्पल से समझ जाओगे। तो उसकी अर्धवेतन कितना होगा, 20,000 रुपये, ठीक है। लेकिन हो सकता है उसको 5,000 रुपये पर माह कोई स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्ति मिलती है, तो वो उसको अलग मिलेगी, ये हाफ पे उसका अलग मिलेगा। तो यही है, हाफ पे आपको मिलता है स्टडी लीव के दौरान। और स्टडी लीव किसको मिलती है, स्टडी मिलती है गजेटेड ऑफिसर को। अगर कोई कर्मचारी है तो उसको स्टडी लीव नहीं मिलेगी, उसको मिलेगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये बात का विशेष ध्यान रखना, कई बार आप कंफ्यूज होते हो और डिपार्टमेंट में भी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। दूसरा है कि स्टडी लीव पर जो सरकारी कर्मचारी है नियम और हिदायतों में विभिन्न शर्तों के अधीन स्टेशन जहां से दिन पर अवकाश पर अग्रसर हुआ था, समय समय पर या अनुदेय दरों पर व्यवहार प्रतिपूर्ति भाव का हकदार होगा। मतलब कि मान लो कोई बंदा दो साल के लिए स्टडी लीव पे चला गया। अब जिस स्टेशन से वो गया था, यानी कि जहां पे उसकी नौकरी पहले थी, उस टाइम पे मान लो डीए चल रहा था 50%, ठीक है, 50%, या कोई और अलाउंस हो, HRA हो, ये सब चीजें। तो जो भी अलाउंस है वो अगर बढ़ता है टाइम पे, महंगाई भत्ता मान लो 1 साल के बाद 2 बार बढ़ जाएगा, साल में 6 महीने बढ़ जाता है, तो मान लो 2 बार बढ़ के हो गया 56% मान लो, तो उसको ये 56% के हिसाब से मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जिस दिन वो गया तो 20,000 रुपये आप पे बन रहा था तो 20,000 रुपये ही मिलेगा, नहीं, टाइम टाइम पे जो अलाउंस बढ़ते हैं उसको वो मिलेंगे बढ़े हुए। तो ये चीज है वेतन मिलने की। तो हाफ वेतन मिलता है आपको स्टडी लीव के दौरान। अब आ जाओ इसके ऊपर रूल नंबर 7, अध्ययन भत्ता प्रदान करने के लिए शर्तें। यानी कि स्टडी अलाउंस जो होता है उसको प्रदान करने के लिए क्या आपको शर्तें हैं वो देखते हैं। इसमें बताया गया है कि सरकार, जो भारत सरकार, वो अध्ययन भत्ता टाइम टाइम पे जो है ना, समय समय पर अलग अलग दर से देती है। तो अगर किसी को ये किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए कुछ भी किसी तरीके से किसी को ये मिलता है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं, भाई कैसे मिलेगा। सबसे पहली शर्त तो ये है कि जो अध्ययन भत्ता है वो 24 महीने से ज्यादा के
टाइम्स के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि 2 साल के लिए मैक्सिमम अध्ययन भत्ता मिल सकता है अगर कहीं से मिलता है तो। दूसरा है इसका कि जो अध्ययन भत्ता स्टडी अलाउंस है वो सरकारी कर्मचारी लिखित में देगा, लिखित में अस्थायी रूप से प्रत्येक मास की समाप्ति पर भुगतान किया जा सकता है। यानी कि जैसे ही कोई जो महीना खत्म होता है उस महीने का भुगतान कर दिया जाएगा उसको, कि वह उपस्थित या अन्यथा की अपेक्षित प्रमाण पत्रों के सफलता के परिश्रम को सरकार वापस करेगा। अगर मतलब एक तरीके से लिखित में होता है चीजें, लेकिन अस्थायी रूप से उसको दे देते हैं। लेकिन बाद में एक चीज और भी है कि वो अपेक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत भी करेगा बाद में कि वो उपस्थित रहा था, उसने स्टडी करी है। अगर वो स्टडी नहीं करी उसने तो फिर उसने कोई ऐसा एफिडेविट प्रस्तुत नहीं किया, प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया, तो फिर अगर ऐसी चीज में असफल हुआ वो प्रमाण प्रस्तुत करने में, तो जो भी उसका परिणामिक कोई अधिकता आएगी वो सरकार उसको रिकवरी करेगी, वापिस लेगी उस चीज को, अगर आपने कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया कि आपने स्टडी करी है, आप उपस्थित थे वहां पे या नहीं थे। तीसरा है कुछ और भी शर्तें हैं, लंबी छुट्टी के दौरान वगैरह धन प्राप्त करना है कि नहीं करना, उस चीज की भी है। तो वही है, लंबी छुट्टी के दौरान वित्त विभाग से परामर्श के दौरान ये मिल सकता है आपको, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा देना कि नहीं देना। ठीक है। दूसरा है यदि कोई अनुपस्थिति है मिशन के प्रधान या ददन, ये उसके लिए जो खासकर बाहर जाते हैं विदेश में, ठीक है, मिशन अध्यक्ष वो होते हैं, तो या फिर मिशन अध्यक्ष हो या फिर अध्ययन अवकाश जिसने स्वीकृत किया था वो अधिकारी हो, जैसी भी स्थिति हो, अगर वो कर्मचारी के जवाब से सबूत से अगर वो सेटिस्फाई है तो वो लंबी छुट्टी के दौरान भी अपना अध्ययन जारी कर सकता है, अगर उसकी अथॉरिटी उसको दिए गए जवाब से संतुष्ट है तो। ये चीज इसमें मेंशन है। तीसरा चौथा है सिवाय 14 दिन के अधिकतम अवधि के अध्ययन पाठ्यक्रम की समाप्ति पर पढ़ने वाली लंबी छुट्टी के दौरान कोई भी अध्ययन प्राप्त पर नहीं किया जाए। यानी कि मान लो आपने कोई भी पाठ्यक्रम कर रहे हो, कोई भी स्टडी कर रहे हो, और अगर कोई लंबी छुट्टी पड़ जाती है तो 14 दिन से अधिक की अवधि के बाद आपको, यानी कि 14 दिन तक आप अध्ययन आपका वो ले सकते हो अलाउंस। अगर आपकी छुट्टी 30 दिन की है तो बाकी के 16 दिन के लिए आपको अलाउंस नहीं मिलेगा, स्टडी अलाउंस जो बात हो रही है। तो मैक्सिमम 14 दिन के लिए आप स्टडी अलाउंस ले सकते हो लंबी छुट्टी के दौरान, जब छुट्टी पड़ती है तब की बात है। दूसरा, लंबी छुट्टी की जो अवधि है जिसके दौरान धन भत्ता प्राप्त किया गया उसको 24 मास की अधिकतम अवधि में संग्रहित करने के लिए लेखा में लिया जाएगा। यानी कि जो लंबी छुट्टी है वो उन 24 महीने में भी काउंट की जाएगी जो आपने अध्ययन भत्ता प्राप्त किया। यानी कि आपने इन 14 दिन में भत्ता प्राप्त किया तो ये 14 दिन जुड़ेंगे, 16 दिन नहीं जुड़ेंगे, जो एक महीने की बात करूं मैं तो। जिस अवधि के लिए आपने पैसा लिया है केवल वही अवधि आपकी 24 महीने की जो बात है उसमें जुड़ेगी, उसके अलावा नहीं जुड़ेगी। समझ गए? क्लियर? और भी कई चीजें हैं कि कई कंडीशन है, बाकी इतनी कोई खास नहीं है। और जो खास मैं बता देता हूँ मैं आपको क्या है। अगर आप मान्यता प्राप्त से कर रहे हो तो आपको मिल जाएगा टाइम टाइम पे जो आपका दावा है भुगतान मिल जाएगा आपको। दूसरी एक चीज और है कि एक गजटेड अफसर के बारे में है, यहाँ पे देखो नोवा रूल क्या कहता है। अगर जिसने स्टडी लीव ली है अगर वो गजटेड ऑफिसर है यानी कि राजपत्र पर धारण कर रखा है तो उसको अगर जो पूर्ण दर पर अध्ययन भत्ते का भुगतान इस उसमें किया जाएगा कि वो एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे कि वो कोई भी स्कॉलरशिप या वजीफा या किसी भी प्रकार का अन्य प्राथमिक की प्राप्ति नहीं कर रहा है, तो ही उसको पूरा अध्ययन भत्ता मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। किसको? जो गजेटेड पद धारण कर रहे हैं, यानी कि गजेटेड ऑफिसर जिनको कहते हैं वो वाले। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी है, किसी सरकारी कर्मचारी के मामले में जो राजपत्रित पद धारण नहीं करता उसको नियम 50 के उपबंधों में छूट में अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाता है। यानी कि रूल नंबर 50 के अकॉर्डिंग उसको छूट दी जाती है और उसको अध्ययन अवकाश प्रदान किया जाता है अगर वो राजपत्रित पद धारण नहीं करता है, कर्मचारी है तो। ठीक है। और अध्ययन भत्ता भी उसको मिलेगा लेकिन बिल साथ में संलग्न करेगा तब उसको मिलेगा। ये चीज है अध्ययन भत्ते के रूप में कि अध्ययन भत्ता, स्टडी अलाउंस अलग चीज है और जो हाफे वेतन मिलता है वो अलग चीज है। ये बात ध्यान रखना, दोनों को मिक्सअप मत करना। ठीक है जी। अब देखो ऊपर कुछ और लिखा था लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है उसकी डेफिनेशन कुछ और हो गई हो। रूल नंबर 58 में लिखा है कि अगर किसी को स्कॉलरशिप या वजीफा मिल रहा है कर्मचारी को तो उसको अध्ययन भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, अलग नहीं, अलग है वो चीज नहीं है। वहां पे थी वेतन की बात कि आपको अर्ध वेतन हाफ पे तो आपको मिलेगी, साथ में आपको कोई वजीफा है वो ले सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि अध्ययन भत्ता
अध्ययन भत्ता जो बात हो रही है ये वाला, ये अलग चीज है, और आपकी अर्ध वेतन अलग चीज है। अर्ध वेतन आपको मिलेगा और साथ में भत्ते भी, ये वजीफे और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई स्कॉलरशिप या वजीफा ले रहा है तो उसको अध्ययन भत्ता जो बात हो रही है, क्योंकि अध्ययन भत्ता और वेतन में मैंने बताया फर्क है। तो वजीफा स्कॉलरशिप अगर मिल रही है तो अध्ययन भत्ता नहीं मिलेगा, और अगर ये नहीं मिल रही तो अध्ययन भत्ता मिलेगा। लेकिन अगर ये मिल रही है फिर भी अध्ययन भत्ता मिल सकता है। कैसे, देखो इसमें बताया, अगर किसी को कोई स्कॉलरशिप मिल रही है और अध्ययन भत्ता उसको देना है तो ये देखा जाएगा कि भाई मान लो उसका स्कॉलरशिप मिल रही है उसको, मान लो 5,000 एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। अध्ययन भत्ता अगर उसको देते हैं तो उसको मिलता है 4,000, तो उसको ये 9,000 रुपये नहीं मिलेंगे। उसका ये देख रहे हैं कि भाई उसको अध्ययन भत्ता 4,000 मिलेगा और स्कॉलरशिप मिल रही 5,000, तो उसको ये मिलेगा केवल कौन सा, स्कॉलरशिप। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, मान लो स्कॉलरशिप होती 1,000 रुपये, ठीक है, अध्ययन भत्ता होता मान लो कितना, 4,000 रुपये, ध्यान देना 4,000, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसको ये 1,000 रुपये स्कॉलरशिप अगर मिलेगा वो, तो इस 4,000 में से उसको 3,000 ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो केवल अध्ययन भत्ता लेता तो उसका 4,000 बन रहा था। अब वो स्कॉलरशिप ले रहा है तो उसकी स्कॉलरशिप काट ली जाएगी, बचा हुआ आपको अध्ययन भत्ता दे दिया जाएगा। यानी कि जो चीज दोनों में से कम अगर आती है, स्कॉलरशिप अगर कम होती है अध्ययन भत्ते से, तो वो काटने के बाद जो बचेगा वो अध्ययन भत्ता मिलेगा। दोनों चीज इकट्ठी नहीं मिलेगी। अगर दोनों मिलेंगे तो ये 5,000 हो जाएगा। लेकिन उस बंदे को जो अध्ययन भत्ता है वो 4,000 लागू है, जो भी XYZ जो भी है, तो उसको ये काटने के बाद बचा हुआ 3,000 रुपये ही मिलेगा केवल। तो यही आपको इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ इसमें ये बताया है कि अध्ययन भत्ते के साथ साथ अगर कोई और चीज है, पंचकालीन नियोजन कुछ है, तो वो अध्ययन भत्ते में से काट के बाकी पैसा बचा हुआ है वो आपको मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा। अगला है 60, यात्रा भत्ता, जो ट्रेवलिंग अलाउंस होता है। तो इसमें बताया गया है अध्ययन पाठ्यक्रम के लिए सरकार द्वारा प्रायोजित कर्मचारी को यात्रा भत्ते का भुगतान किया जाएगा। यानी कि टीए अलाउंस ले सकता है वो, ट्रेवलिंग अलाउंस उसको मिलेगी। अध्ययन के लिए फीस की लागत, यानी कि जो उसकी फीस है अध्ययन के लिए, जिस कोर्स के लिए वो गया है, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसमें बताया गया है कि भुगतान के लिए फीस की लागतों को पूरा करना अपेक्षित है। और कुछ अपवाद होते हैं, उन अपवाद में भी कर देता है अधिकारी, लेकिन नॉर्मली चीजों में मिल जाता है। परंतु किसी भी मामले में फीस की लागत सरकारी कर्मचारी को भुगतान नहीं की जाएगी जो किसी भी स्रोत से छात्रवृत्ति या वजीफा प्राप्त कर रहा है, या जिसे उसके अवकाश वेतन के अतिरिक्त अंशकालिक नियोजन को पैसे नहीं। यानी कि ये जो है ना, फीस जो है वो तभी मिलेगी जब आप कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लोगे, तो आप आपकी जो फीस है आपके अध्ययन की वो आप ले सकते हो। अगर आप ऐसा कोई वजीफा स्कॉलरशिप वगैरह ले रहे हो तो फिर आपको ये वाली अध्ययन के लिए जो भुगतान है वो आपको नहीं होगा। ठीक है जी। ये बंद पत्र का निष्कासन, नीचे कुछ अनुबंध बताए गए हैं, उनको भर के देना होता है, संलग्न करना होता है, वो चीज बताई गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। अध्ययन अवकाश के बाद त्याग प्रत्याय सेवानिवृत्ति, यानी कि कोई ऐसा भी हो सकता है कोई बंदा स्टडी लीव पे गया, या फिर तो स्टडी लीव के बाद या तो रिटायरमेंट ले जाए या उसकी तो वो रेजिग्नेशन हो जाए, दोनों ही केस है। तो फिर क्या होगा वो इसमें बताया गया है उसके साथ क्या करना है। यदि सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश का लाभ लेने के बाद ड्यूटी पर वापस आए बिना अगर वो इस्तीफा दे देता है या रिटायरमेंट ले लेता है तो सेवा छोड़ देते, यानी कि वो गया तो था स्टडी लीव पे, लेकिन मान लो 2 साल की स्टडी लीव पे वो गया और वो 1.5 साल में रिजाइन दे दे बिना ज्वाइन करे, तो फिर क्या करना है। पहला केस तो ये। दूसरा है अध्ययन अवकाश पूरा करने में असफल, अगर वो मान लो जिस स्टडी के लिए गया था वो उसको पूरा नहीं कर पाता, असफल हो जाता है, तो फिर क्या होगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में उसका यही होगा जो उसकी लागत या जो भी उसने सरकार से लिया इंक्लूडिंग उसकी अवकाश वेतन, तो वह राज्य सरकार द्वारा उपगत वेतन अध्ययन भत्ता जो मिला है उसको, अगर नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं, मिला है तो फीस की लागत, यात्रा या खर्चे की दुगनी राशि तथा अन्य अभिकरणों द्वारा यदि कोई भी है विदेश सरकार संस्था जो भी उसके ऊपर खर्चा सरकार ने दिया है उससे डबल राशि वो वापिस करेगा, तभी उसका त्याग पत्र है वो स्वीकार होगा, तभी उसकी रिटायरमेंट की अनुमति उसको दी जाएगी। लेकिन कब, जब बंदा या तो अपना पाठ्यक्रम पूरा ना कर पाए और रिजाइन लेने की कोशिश करे, या VRS करे, या त्याग पत्र जो भी है वो, या फिर वो बिना ज्वाइन करे, कोर्स पूरा हो गया लेकिन ज्वाइन नहीं कर रहा करके वो सीधा रिजाइन दे रहा है या तो उसकी रिटायरमेंट हो रही है, ऐसे केस में ये चीज करनी है। लेकिन नीचे एक चीज और भी लिखी है क्या, परंतु ऐसे सरकारी कर्मचारी के मामले में
कौन से असफल हो जाता है या कोई है उसके ऊपर लागू नहीं होगा। किन के ऊपर ये बात लागू नहीं होगी ऊपर वाली, या तो कोई बंदा चिकित्सा आधार पे रिटायरमेंट ले जाए तो उससे कोई वसूली नहीं होगी, चाहे उसका पाठ्यक्रम पूरा हुआ चाहे नहीं हुआ। दूसरा, अगर सरकार के नियंत्रण देश या संगठन में सेवा के लिए डेपुटेशन किया गया हो, या उसको कोई और किसी, जैसे मान लो किसी का वो हो जाए कि भाई, तो ये चीज है भाई। अगर वो ऐसा कुछ होता है, मान लो कई बार क्या होता है डिपार्टमेंट टूट जाता है, कोई बोर्ड टूट जाता है, उसके कर्मचारी को एडजस्ट करते हैं, तो उन केस में लागू नहीं होगी ये चीज। ठीक है भाई। दूसरा है आपका कि परिवर्तित अवकाश अगर कोई है तो उसकी निरंतरता में अगर अध्ययनावकाश के प्रांत खाते में राशि दे के परिवर्तित कर दिया जाएगा। ये अलग रूल है भाई, ये अलग रूल। ये तीसरा था, इसका अलग रूल है एक और। ठीक है, ये आपके लिए इतना कुछ खास नहीं है, सब चीजें तो वही है। कई बार हम दूसरा अवकाश एडजस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अध्ययन अवकाश के प्रारंभ में तिथि में जमा करवा देते हैं उसको। बस ये इसमें वही है, उपनियम के अधीन वापस राशि की वापसी होगी अगर उसका कोई अवकाश नहीं हो पाया ना, अनुदेय अवकाश वेतन से अधिक है, मान लो उसका जो देय अवकाश उसने किया परिवर्तन करवाया, अगर वो अध्ययन अवकाश के परिवर्तन पर जो उसका अवकाश वेतन है उससे अगर अधिक बनता है, फिर भी तो जो राशि अधिक है, जो राशि अधिक मिली उसको वो वापस देनी पड़ेगी। तो ये था भाई उस चीज का, आगे बताऊंगा अगली वीडियो में, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो बाकी अध्ययन अवकाश के बारे में बहुत कुछ है सीखने को। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपके दिन सुबह वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।